नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। आपको बताना चाहूँगा, मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूं। जी हाँ, माँ नर्मदा का पावन उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम जो है, जैसे कि अपनी सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर 2025 का जो है हमने कंप्लीट कर लिया हुआ था। आज जो हम देखने वाले हैं 2024 का, ये रहा फर्स्ट सेशन ऑफ द डे गेट, जो कि निर्मित किया था हमारे आईआईटी के जेम आईएससी बेंगलोर का, यह मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आपका जो है ना, आपने फॉर्म वगैरह फिलअप किया होगा तो आपको डायरेक्टली पीवाईक्यू से ये क्वेश्चंस रिसीव हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग कंबाइन है। ये बोल रहा है, इफ एरो डिनोट्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी देन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स स्माइल, गिगल एंड लाफ। स्माइल का थोड़ा मतलब नॉर्मली मुस्कुराना, गीगल मतलब कि थोड़ा हंसी ठिठोली करना, और ये खखमार के हंसना लाफ इज एनालॉगस टू डिसअप्रूव, ब्लैंक एंड शाइड। सो विच ऑफ द अप्रोप्रिएट वन? ऑप्शंस देख लेते हैं साथियों। फर्स्ट वन बोल रहा है रिप्रूव, सेकेंड वन प्रेज, रिप्राइज एंड ग्रीव। अब भैया आप तो डिसअप्रूव, तो ग्रीव और रिप्राइज तो नहीं हो सकते हैं, प्रेज और रिप्रूव हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा रिप्रूव। ऑप्शन ए अल्फा इज योर राइट ऑप्शन। सो हियर आपका सिमिलर फैशन में ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। 19, 37, 21, 17, 23, 29, 31, 11। देखो हम जो है नॉर्मली जो है बॉड मास की तरह से प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, लेकिन समटाइम जो है ना एक चीज जो है हम भूल जाते हैं, क्या? नंबर्स का। तो यहाँ पे एक ही चीज आपको डिस्टिंक्ट लगेगी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब देखो 19 ठीक है, एक प्राइम नंबर है। 37 एक प्राइम नंबर है। 21 एक प्राइम नंबर है। 17, 23, 29, 31, 11। यहाँ देखते हैं 21 प्राइम है क्या? ना। 29, 37 एंड 23 आर द प्राइम नंबर। सो इट इज द ऑप्शन ए एज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट, मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको जो है, इन द फॉलोइंग सीरीज आइडेंटिफाई द नीड्स टू बी चेंज फ्रॉम द फेबोनाची सीरीज। फेबोनाची मैथ का क्लासिकल केस होता है। 1, 1, 2, 3, 6, 5, 13, 21। अब यहाँ पे आपको जो है फेबोनाची सीरीज जो है पता होना चाहिए। ये क्या होती है कि एडिशन एडिशन ऑफ प्रीवियस टू, ये मैथ की क्लासिक सीरीज होती है ना। तो आपका जो है 0 + 1 कितना होता है? 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13 + 8 21। अब आपको यहाँ पे अलग कौन सा दिखेगा? 6, क्योंकि 6 फिबोनाची का पार्ट नहीं है। या आपकी कौन सी सीरीज यहाँ पे राइट डाउन की गई है साथियों? ये राइट डाउन की गई है आपकी फिबोनाची सीरीज। मैथमेटिशियन थे, तुम भी बन जाओ कुछ साथियों, हैं? तुम भी अपनी सीरीज निकाल लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रियल वेरिएबल एक्स वाई जेड, रियल कांस्टेंट पी क्यू आर सेटिस्फाई एक्स बाई पी क्यू माइनस आर स्क्वायर, वाई बाई क्यू आर माइनस पी स्क्वायर, जेड अपॉन आर पी माइनस क्यू स्क्वायर। डिनोमिनेटर्स आर नॉन जीरो, वैल्यू ऑफ पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड 0, 1 पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को जो है किसी के इक्वल मान लेता हूँ कांस्टेंट के। सम कांस्टेंट हियर के। अब
आपको जो है यहाँ पी एक्स, यहाँ क्यू वाई, यहाँ आर जेड, तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट तो कॉमन ही रहेगा। पी एक्स निकालने के लिए ऊपर पी से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे भी पी से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, कांस्टेंट इक्वली होगा। देन क्यू वाई सेम हियर, क्यू स्क्वायर आर माइनस पी स्क्वायर क्यू which is constant k equal, and r times of z division over the here r square p minus r q square which is the value of constant। अब यहाँ पे ये जो है तीनों का एडिशन कर देते हैं, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड, यही ना फाइंड आउट करना है आपकी वैल्यू। तो ये तीनों वैल्यू को k एज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो देखो पी स्क्वायर क्यू विथ के 0, आर स्क्वायर पी विथ के 0 एंड रिमेनिंग वन क्यू स्क्वायर आर तीन चीज मिल रहा है प्लस माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे आपका इजी पीजी हमारा ब्यूटीफुल सा आंसर आ जाएगा, ए एज एन अल्फा, नॉर्मल सी जो है, प्लस 10th लेवल की है, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, टेक टू लॉन्ग डिस्क रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप each having four rectangular faces labeled 2 3 5 7, रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपको 2 3 5 7, यही सब ले सकते हो। long dice cannot land on the square faces and has 1 by 4 probability of a landing on any of the four rectangular faces. Label on the top face of the disc is the source of the throw. If throw together, what is the probability of getting the sum of two long dice scores greater than 11? 3 by 8, 1 by 8, 1 by 16 and 3 by 16. Okay, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व इट डाउन करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है अगर मैं कॉम्बिनेशन निकालूं तो ये 4 है और कितने आपको एलिमेंट दे सकता है, टोटल टोटल 16 दे सकता है। कैसे कॉम्बिनेशन, देखो 2 2 एक कॉम्बिनेशन, 3 3 कॉम्बिनेशन, 5 5 कॉम्बिनेशन और 7 7 कॉम्बिनेशन। 2 के साथ 3, 2 के साथ 5, 2 के साथ 7, ठीक है। आपके जो है 3 के साथ 2, 3 के साथ 5 एंड 3 के साथ 7, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 7 एंड 7 के साथ 2, 7 के साथ 3, 7 के साथ 5 एंड 7 के साथ 7, टोटल जो है आपके नंबर ऑफ वेज 16। अब ये बोल रहा है थ्रू together what is the probability of sum of two long dices is score greater than 11, more than 11। अब भैया 7 7 14 एक, 7 5 12, ओके, 7 3 10 नहीं, 7 5 12 ठीक है, 7 3 10 नहीं, ओके। तो आपको यहाँ पे जो है देखेंगे तो तीन ही केस आपको जो है फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट। तो यहाँ मोर देन 11, तीन जो है फेवरेबल, मोर देन 11 है और टोटल है 16। तो ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली इज योर राइट चॉइस फॉर दिस, राइट। नाउ मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी। इन अ गिवन टेक्स्ट ब्लैंक नंबर 1 to 4, बेस्ट मैच ऑफ द ब्लैंक, अच्छा मतलब कि आपको ये इंग्लिश वाले हैं, लैंग्वेज बेस्ड है, आपको देखना है 1 2 3 4 फिक्स आएगा। प्रोफेसर पी was merely a man who narrated funny story only in the blacklist moment. He was capable of self-depreciating humor. Professor Q was not a man who hardly narrated funny stories even in his blacklist moment or able to find his humor। मतलब प्रॉपरली सेंटेंस है, मैच भी कर रहा है, जस्टिफाई भी कर रहा है। ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस जो है ना बहुत ज़्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं है, ग्रामेटिकली फिट कि आप जो है मतलब साउंड करते हो, कभी कभी समटाइम्स जो है ना जनरल जनरल से हो जाता है। इट्स ऑप्शन नंबर ए, स्टोरी नरेट करना है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। नाउ मूविंग अहेड,
फॉर द सेवेंथ क्वेश्चन। बोल रहा है हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ null set ABC are possible from the subset of 2 3 5 satisfying A is a subset of B and B is a subset of C। तो ये देखो ये चारों ऑप्शन ही मैच नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका 37 है ना। तो ये एक जो है आपका ट्रिकीएस्ट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे सैंपल स्पेस में आपको यूज क्या करना है 2 3 5 है ना, 2 3 5 यूज करना है। तो आपका जो है अगर मैं टोटल सबसेट की बात करूं टोटल की, तो आपका 4 raised to power 3 इज इक्वल टू 64 सबसेट्स होंगे। अब अब यहाँ पे बोल रहा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी। मतलब ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है सी का सबसेट है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो भैया आपको जो है हाउ मेनी नल नल स्पेसेस, नल स्पेसेस में आपको जो है देखना है। तो आपका अगर मैं बोलूं ए, ए जो है आपका एम्प्टी रो है। ऑन द पर्टिकुलर केस 3 raised to power 3 अप टू 27 केसेस बन जाएंगे। टोटल हमारे पास 64 है, तो ये नल वाले केसेस जो है निगेट कर देंगे तो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी। सो हियर रिक्वायर्ड वन 64 minus 27 is equal to 37। That is your final answer। आपके पास भी कई सारे टूल हैं, उनका भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो है ना आईआईएससी के क्वेश्चन टॉप नॉच होते हैं। कंट्रीज जो है ना बेस्ट जो क्वेश्चन आपको दिखते हैं एज अ ग्रेजुएट लेवल इंजीनियरिंग में, वो आपको आईआईएससी से प्राप्त होते हैं। बार चार्ट गिव्स द बैटिंग एवरेज ऑफ बीके, और विराट कोहली और रोहित शर्मा को ही यहाँ प्रेफर किया हुआ है 11 कैलेंडर ईयर में फ्रॉम द 12 से 22, मतलब कि लगभग आपके 11 साल के डाटा दिए हुए हैं यहाँ पे, है ना। विराट कोहली और रोहित शर्मा के VKNRS, उसने पूरा नाम नहीं यूज किया हुआ है नहीं तो वो बोलता कि भैया क्या यूज कर रहा हो। वर्ल्ड कप ईयर 2015-19, 15-19, ओ हो 30 करते हुए 15 इंग्लैंड जीती थी और 19 का मेंस का आपका जो है ऑस्ट्रेलिया ओजी। ओके, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज टेरू, टेरू 15 का ओजी एंड 19 का इंग्लैंड। ओके, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा। 15 और 19 को देखना है, विराट कोहली और ओके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रोहित शर्मा इज हायर ईयर बैटिंग एवरेज देन विराट कोहली इन एवरी वर्ल्ड कप। अच्छा, 15 एंड 2019। भैया यहाँ पे देखेगा गाढ़ा वाला विराट कोहली का है एंड लाइटर नोड रोहित शर्मा का है। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। ओके, विराट कोहली is highly batting average than the Rohit Sharma in every World Cup year. The Virat Kohli yearly batting average is consistently higher than the Rohit Sharma between the two World Cup years. Rohit Sharma's early batting average is consistently higher than the Virat Kohli in last 3 years. Okay, यहाँ पे ट्रू वाला आपको बताना है, कौन सा फॉलो अप हो रहा है वो बताना है। अगर हम यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं तो भैया मैं ये देख रहा हूँ विराट कोहली का यहाँ पे आपका एवरेज तो कम है, मतलब अंडर 40 के नीचे चला गया है। रोहित शर्मा का इंक्रीजिंग है।
देन आपका यहाँ पे विराट कोहली का जो है इंक्रीज हुआ है और रोहित शर्मा से। तो अगर उस हिसाब से बढ़ते क्रम में देखें तो आपका ये वाला स्टेटमेंट जस्टिफाई कर देगा। ठीक है। नाउ ये थोड़ा अलग टाइप का 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। बोल रहा है आपका अ प्लेनर रेक्टेंगुलर पेपर हैज अ टू वी शेप पीसेस अटैच इन अ shown below. This piece of paper is folded. Make a following 3D object. Number of folds from the above object is 9, 7, 11, 8। देखो अब इसमें ना एक नॉर्मल सा मैं बताऊंगा आपको, छोटा सा हल्का सा आपको पॉइंट नोटेड डाउन करना है। जॉइंट्स देखोगे ना तो आपको फोल्ड जो है आसानी से बना लोगे क्वेश्चन से। जॉइंट देखते ही आप फोल्ड बना लोगे आसानी से। जॉइंट सी है मेन 3D ऑब्जेक्ट में। ओके। तो अगर मैं यहाँ नंबर 1, नंबर 2, ओके, ये होल बॉडी इसको 3 दे दिए। ओके, here number 4, number 5, okay, and number 6, number 7, number 8, and number 9, these are to be a located points for the apex। तो वहीं से मुड़ सकता है। तो आपका जो है कितने आपके पॉइंट निर्मित हुए साथियों? इट्स अ 9। ए एज एन अल्फा। तर्क शक्ति का थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा था क्वेश्चन, और कुछ नहीं। Four equilateral triangles are used from a regular closed three-dimensional object by joining along the edges angle between the two faces। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन? क्योंकि ऑप्शन मैच ही नहीं करते हैं, फ्री वाले हैं। भैया ट्रायंगुलर बोल दिया है प्रिज्म, बट आपका जो है ना ट्रायंगुलर बोल के जो है उसको ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। अब ये आपका जो है किस तरह दिखेगा? आपका टेट्राहेड्रियन है ना। अब आपको देख के लगेगा कि भैया ट्रायंगुलर है और बिटवीन टू फेसेस जो है आपका एंगल जो निर्मित करेगा आपका इक्विलैटरल है। मतलब कि ट्रायंगल के फेसेस तो 60 डिग्री होंगे, बट यहाँ पे बोल रहा है टू फेसेस, बिटवीन द टू फेस के बीच में कितना एंगल बनाएगा। तो ये नॉर्मली जो है आपका एक इक्वेशन बनाएगा 1:3 के उसमें। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3, 72.5287 डिग्री बनाएगा। अब ये है कि इतना लेवल ही इम्प्रूव कर दिया है तो क्या कर सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि आइदर आपको पता है या नहीं पता है। ओके, चलिए अब आते हैं हमारे टेक वाले क्वेश्चन में। मतलब ऐसे क्वेश्चन आए हैं, लिटरली आपको बता रहा हूँ कि आईएससी नाम ही काफ़ी है। ओके, नाउ क्वेश्चन बोल रहा है इन ऑर्डर टू न्यूमेरिकली सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dt minus y for t is greater than 0, इनिशियल कंडीशन y की वैल्यू 1 एट x इज इक्वल टू 0 के लिए फॉलोइंग scheme is employed: yn plus 1 minus yn by delta t minus half yn plus 1 yn। Delta t is a time step, yn y times, and delta t 0, 1, 2 numerical scheme will yield a non-physical oscillation of delta t is more than h। वैल्यू ऑफ h मतलब कि आपको जो है दो इंटरप्रिटेशन के बीच का डिस्टेंस बताना है, हाफ, 1, 3/2 एंड 2, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, तो अगर हम इस इक्वेशन को लेके आते हैं वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन, डेल्टा टी उस साइड लेके जाए, डेल्टा टी अपॉन टू वाई एन प्लस वन प्लस वाई एन। ओके, वाई एन प्लस वन वाले एक साइड लेके आए, वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वन माइनस डेल्टा टी ओवर टू, वन प्लस डेल्टा टी
बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ वाई एन। कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन मिलेगा। अब हमारा डिफरेंशियल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वाई। अब जब हम जो है डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका लिमिट जो है लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो के इक्वेट करते हैं, है ना। और आपको जो है दिया हुआ है y की वैल्यू क्या, वाई एन इज इक्वल टू y and del times of t, right? So on this particular node we have 1 minus delta t upon 2, 1 plus delta t by 2 लेस देन ओवर ज़ीरो। तो ये वाला तो ज़ीरो बैठ रहा है फिर, तो डेल्टा टी डायरेक्टली आपका 2 के मोर देन हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पॉजिटिव ऑन दैट सेंस देखना है। सो हियर ऑप्शन नंबर डी एज इन दिल्ली इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। डन, इजी। मतलब क्वेश्चन में ही आंसर हिडन था अगर आप ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Value of surface integral double integration z dx dy s is the external surface of the sphere x square plus y square plus z square is equal to r square। यहाँ पे आपकी कंडीशन दे दी हुई है r, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि सरफेस इंटीग्रल को क्लोज कर रहा है आपका इसमें स्फेयर में, तो आपका जो है सरफेस को स्फेयर में क्लोज कर रहा है तो डायरेक्टली वॉल्यूम फॉर्म होता है। जब वॉल्यूम फॉर्म होता है तो डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हो जाएगी। क्या होती है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डियर, ये होती है 4/3 पाई रेडियस का क्यूब, यहाँ पे इत्तेफाकन रेडियस आर है। सो इट विल गिव द डायरेक्टली आंसर ओवर एज अ सी एज एन चार्ली। डन, नाउ नेक्स्ट मूविंग अहेड, let fg be a analytic function where z is equal to x plus iy. Real part fz is cos h hyperbolic of x and cos y. Imaginary part is fz is 0, y is equal to 0, then fz is okay. Such a beautiful question. तो यहाँ पे हम जो है फंक्शन fz is equal to u plus iv के फॉर्म में व्यक्त करते हैं। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ओवर हियर। यहाँ पे आपका u की वैल्यू जो है आपकी cos हाइपरबोलिक ऑफ z cos ऑफ y, ठीक है। अब हम cos हाइपरबोलिक की इक्वेशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ e एक्सपोनेंशियल, जो हमें अमूमन फॉर्मूला याद रहता है, रिमेम्बर रहता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन 2 कोसाइन ऑफ y, राइट, बाय विच मिलने थॉमसन, बाय मिलने थॉमसन मेथड से हम देख लेते हैं क्या होता है। u ओवर एक्स वाई का ही फंक्शन होगा, e की पावर x e की पावर माइनस x अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कॉस ओवर दी y। तो ux इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं तो सेम ही आपको प्राप्त होता है, यहाँ बस साइन चेंज हो जाता है एक जगह कॉस y, एंड यू वाई में साइन का चेंज हो जाता है, तो e की पावर x प्लस e की पावर ऑफ माइनस x अपॉन 2 माइनस साइन ओवर दी y। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू z देखते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर दी यू एक्स माइनस आई यू टाइम्स ऑफ वाई डी जेड प्लस टी। हमें यहाँ पे फंक्शन का एक चीज़ देखने में मिलता है, जेड टेंस टू जीरो, इमेजिनरी पार्ट तो वैसे भी जीरो दिया हुआ है और आपका यू एक्स पोर्शन ये आ रहा हुआ है ना। आपका जो है एफ जेड के रिस्पेक्ट में देखना है, यू एक्स माइनस आई टाइम्स यू वाई। ये वैल्यूज पुट ऑन करते हैं, आपका यू एक्स क्या दिखेगा, जेड ज़ीरो के टर्मिनोलॉजी में ओनली आपको ई जेड माइनस ई
माइनस जेड अपॉन टू, जो कि हाइपरबोलिक साइन जेड के इक्विवेलेंट होता है। ओके, तो यहाँ पुट करते हैं वैल्यू यू एक्स आपका साइन ओवर दी हाइपरबोलिक जेड माइनस आई टाइम्स यू वाई डी जेड। तो ओके, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या प्राप्त होगी, कॉस हाइपरबोलिक जेड प्लस सी। दैट्स योर फाइनल आंसर ओवर हियर। It's option number D as in Delhi. Now moving ahead for the next question. Consider the following linear equation: x plus 2y plus z is equal to 5, 2x plus a y plus 4z is equal to 12, 2x plus 4y plus 6z is equal to b. Values of a and b such that their exits is non-trivial null space and the सिस्टम एडमिट्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऑन दिस केस में ए और बी का वैल्यू बताना है। ओके, तो चलो अलग अलग कर देते हैं। ओके, मैट्रिक्स फॉर्म हो गई। ऑपरेशंस देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ पे फॉलो अप होंगे। कुछ नहीं, आपको जो है ना एचलॉन फॉर्म बनाना होता है। ये वाली ट्रायंगुलर वाली मैट्रिक्स जीरो के इक्वल करनी होती है। सो हियर आर टू को चेंज करेंगे, आर टू माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन, एंड आर थ्री को चेंज करेंगे माइनस टू टाइम्स ऑफ आर वन। Okay, so here 1 2 1 5 0 a minus 2, a minus 2 कहाँ, a minus 4 ही पहुँच जाएगा ये तो, एंड 2, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। here 0 0, यहाँ b minus 10। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी हुई है, वी हैव कंडीशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है। ऑन द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम देखते हैं रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ AB is equal to 2. On this particular node we have a minus 4 is equal to 0, the value of a is equal to 4, a is equal to 4। अब ये वाली रो होने के लिए जो है b माइनस 10 को इक्वल्स टू 4 के होना पड़ेगा, तो b की इजीली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 14। ऑप्शन नंबर डी एज इन Delhi is your right choice for this. Deal? Done. That's the performance you have to create it here. Next question. Let f dot be a twice differential function from r square tends to r if p x naught is the function of avayav of r square where norm of p is sufficient and small. Dot of norm is Euclidean norm or distance function. Then x naught plus p f x naught d lab x naught transports p half of p transport del square f psi p, where psi is r square. Point on a segment line x naught plus p. Strict local minimum fx, then which of the following is true?
अब देखो 80% को तो ये धुआं ही निकल जाएगा कि भैया क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और आस क्या है, लेकिन हमको जो है बैक टू द बेसिक्स रखना है और कुछ नहीं। अगर आप जो है फंक्शन को देखोगे यहाँ, एफ ऑफ एक्स नॉट डेल एफ एक्स नॉट ट्रांसपोज पी हाफ ऑफ पी ट्रांसपोज डेल स्क्वायर एफ ऑफ साई पी। तो अगर फंक्शन को लुक आफ्टर करोगे तो आपको फंक्शन पैराबोलिक टाइप का नहीं दिख रहा है। अब पैराबोलिक तो दिख रहा है, साथ में आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लोकल मिनिमा की बात कर रहा है। लोकल मिनिमा की कैसे कैलकुलेट करते हैं याद करिए। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो को इक्वेट करते हैं, वहां से वैल्यू आती है, देन एफ डबल डैश एक्स जीरो आपका वैल्यू पुट ऑन करते हैं। ठीक है, तो ऑन दैट पर्टिकुलर केस which one is justify these conditions, it is satisfied by it's a Agra. Done. Del of fx not transpose of p is more than 0 and p transpose del square f psi p is equal to 0। थोड़ा सा ही बस देखना होता है और कुछ नहीं। Now, next moving ahead, velocity of two-dimensional incompressible flow is given. Vector v, 2 sine hyperbolic x I cap and v x y j cap. I and j denotes the unit vector xy direction respectively. V of x0 cos of hx. V 0 minus 1 is 1 2 3 4, which one is right one? Okay, यहाँ पे बोल रहा है टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल का केस है। टू डी इनकम्प्रेसिबल का केस है। वेक्टर v की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ये दी हुई है 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स आई कैप प्लस डी ओवर दी एक्स वाई जे कैप। ओके, तो ऑन दैट पर्टिकुलर नोट इनकम्प्रेसिबल डेल डॉट v इज इक्वल टू 0, मतलब डेल u बाई डेल एक्स प्लस डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओके, तो ux क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स साइन का कॉस प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई, क्योंकि v की जगह डेल वी ही, विच इज इक्वल्स टू 0। डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू -2 कोसाइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। सेपरेट कर दो और इंटीग्रेट कर दे तो ये वाला y इस साइड चल देगा। तो यहाँ पे हमें दिखेगा v x0 cos ऑफ हाइपरबोलिक x। It is to be received here, so -2y cosine of hyperbolic x plus fx is equal to cos hyperbolic x। Now at x is equal to 0 condition के लिए, so here fx is equal to क्या दिख रहा है, cos hyperbolic x, so here we have -2 y cos hyperbolic x plus cos of hyperbolic x, 1 minus 2y cos hyperbolic x here on the k 0 से -1 condition, 1 minus 2 minus 1 put the value into cos of hyperbolic x, x की value put the value is to be 0, then getting over 3 on that particular node।
C as in Charlie is your right option for this. Now, for this next question. A plain solid slab of thickness L shown in the figure has a thermal conductivity K that varies with a special coordinate x as K, A plus Bx, where A and B are positive constant. A is more than 0, B is more than 0. Slab walls are maintained at fixed temperature of temperature x is equal to 0, which is 0, temperature x is equal to L is equal to T naught, more than 0. Slab has no internal heat sources considering 1D heat transfer. Which one of the following plot qualitatively depicts the steady state temperature distribution within the slab? ओके, स्टेडी स्टेट कंडीशन में ये कौन सा ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेगा, ए बी सी डी, ये आपको बताना है। ओके, नाउ अगर हम इसे ध्यान से देखते हैं तो स्लैब का केस दे रहा है, आपका लेंथ जो है 0 से लेकर एल तक इंक्रीज है एंड टेम्परेचर जो है यहाँ पे टी नॉट तक है। तो नॉर्मली इक्वेशन कैसे वेरी करेगा, ए प्लस बी एक्स फॉर्म में किसका, कंडक्टिविटी का। तो हमारे पास एनर्जी इक्वेशन होती है डेल बाई डेल एक्स ए टाइम्स ऑफ डेल टी बाई डेल एक्स प्लस क्यू डॉट इज इक्वल टू 0। डन। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करते हैं, डेल बाई डेल एक्स ए प्लस बी एक्स डेल टी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, ए प्लस डेल टी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 7, डेल टी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 7 बाई ए प्लस बी एक्स। अब आपको ये इस तरह का फैक्टर दिखेगा, लॉगरिथमिक टाइप का, यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो इट्स ऑप्शन नंबर बी इज योर जस्टिफाई, इट्स बी एज एन ब्रावो, राइट। ग्राफ आपको आना चाहिए दोस्त, इसमें कोई कोताही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider incompressible laminar flow over a flat plate with a free stream velocity of u infinity. Nusselt number corresponding to this flow velocity is nu1 if the free stream velocity is doubled. Nusselt number changes nu2. Choose the correct option for nu2 by nu1. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब लफू होता है ना वही है। लेमिनार अगर फ्लो है किसमें, फ्लैट प्लेट में, तो आपका नसल्ट जो है प्रोपोर्शनल होता है रेनॉल्ड रेज टू पावर 5 प्रेंटल रेज टू पावर 0.33। रेनॉल्ड हमको पता है यू इन्फिनिटी एक्स बाई न्यू होता है, मतलब कि सीधे सीधे अगर आपको देखेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना स्क्वायर रूट होता है और कुछ नहीं। सो नसल्ट ऑफ 2 टू द नसल्ट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ यू यूनिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 बाई 1, इन दोनों का रेशियो होता है। अब यहाँ पे आपको देखेगा फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी डबल, डबल है तो मतलब कि सीधे सीधे स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। इट्स ए, आगरा इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। क्वेश्चन बोल रहा है 19th, कंसीडर अ हाइड्रोडायनेमिकली fully developed laminar flow through a circular pipe with a flow along the axis z direction. In the following statement, T in the temperature of the fluid, Tw is the wall temperature and Tm is the bulk mean temperature of the fluid. Which of the following is true one? Okay, first one, thermally
fully developed flow, del T by del Z is equal to 0 always. Constant wall temperature, del Tm by del Z is equal to constant. Nusselt number varies linearly along Z direction for thermally fully developed flow. Constant wall temperature, wall is more than temperature of mean from the duct, T dTm by dz increases exponentially with distance Z direction. Okay, okay. So rate of increase in bulk mean temperature. Okay, on that particular node अगर हम देखते हैं तो एक ये टेम्परेचर ऑफ वॉल की नज़र होगी, देन ये एक नॉर्मली टेम्परेचर लाइन होगी। आपका जो है कुछ मीन इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ऑन दैट पर्टिकुलर नोड जो जस्टिफाइबल होगा, इट्स ऑप्शन नंबर डी। For constant wall temperature, Tw is more than m, and for the duct, dTm by dz is increasing exponentially with distance of z। बिल्कुल सही, कुछ इस तरह से प्लॉटिंग हो गई इसके, पता ही है ना यार। ओके, ये HDM हाइड्रोडायनेमिकली फुल्ली डेवलप्ड। Laminar। Alright, now moving ahead for the next question. Easy peasy, 20th number. A furnace can supply a heat steadily 1200 Kelvin at a rate of 24,000 kilojoules per minute. The maximum amount of power in kilowatt that can be produced using heat supplied by the furnace at environment 300 Kelvin पे। अच्छा, तो अगर मैं सोर्स वर्सेस सिंक देखूं, यहाँ पे आपको दिखेगा एंट्री एट द 1200 केल्विन, एग्जिट एट 300 केल्विन सिंक, हीट सप्लाइड। अब हीट सप्लाइड कितना दिया हुआ, 24,000 किलोजूल पर मिनट, एंड पर सेकेंड में देखेंगे तो किलोजूल पर सेकेंड किलोवाट होता है, 60 डिवाइड 400 किलोवाट आ जाएगा। तो इंजन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है आपका, अगर आपको ध्यान हो कारनोट के केस में, नेट वर्क डन बाय हीट सप्लाइड, पुट द वैल्यू, हमारे पास जिस चीज़ की वैल्यू है पुट आउट कर देते हैं। वन माइनस टी लोअर बाय टी हायर इज इक्वल टू नेट वर्क डन, कैलकुलेट करना है, हीट सप्लाइड कितना है 400, तो नेट वर्क डन यहाँ से हमारा आता है 300 किलोवाट। दैट्स योर आंसर, it's A, as in Agra is your right choice for this. Easy peasy, no need to be worried. Give your proper shot for the question. Now, next one. Which one of the following statement regarding Rankine cycle false बता रहा है? Superheating in the steam, the boiler increases the cycle efficiency. अच्छा, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। सुपर हीटिंग से रैंकाइन की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है कि नहीं होती है भाई। प्रेशर एट द टरबाइन आउटलेट डिपेंड्स ऑन द कंडेंसर टेम्परेचर, बिल्कुल सही। साइकिल एफिशिएंसी इंक्रीजेज एज कंडेंसर प्रेशर डिक्रीजेस, सही। साइकिल एफिशिएंसी इंक्रीजेज एज बॉयलर प्रेशर डिक्रीजेस, ये गड़बड़ कर दिया ना, बॉयलर प्रेशर इंक्रीजेस होना चाहिए। और रैंकाइन साइकिल टीएस डायग्राम अगर डोम के साथ आप कंस्ट्रक्ट कर लोगे, वो ज़्यादा बेटर पिक्चर आपको देगा। इजी प्रोसेसेस याद होनी चाहिए और पेपर डोम के अंदर। इजी maturity when comes, you handle the properly with your
नॉलेज, राइट। अप्लाइड नॉलेज के थ्रू जो है आप क्वेश्चन करते हो ना, तो रियल टाइम में आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत आसानी होती है। डन। नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर है। क्या बोल रहा है, देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है फॉर अ बॉल बेयरिंग, टीवी की बात कर दी है भैया। बॉल बेयरिंग फटिंग लाइफ इन मिलर रिवोल्यूशन, एल इज इक्वल टू सी बाई पी रेस टू पावर एन, स्टैंडर्ड नोटेशन दिया हुआ है। where P is a constant applied load, C is the basic dynamic load rating. Which one of the following is true? 1. N is equal to 3, assuming the inner racing is fixed and outer racing is revolving. N is equal to 1 by 3, assuming that the inner racing is fixed and outer racing is revolving. N is equal to 3, assuming that the outer racing is fixed and inner racing is revolving. N is equal to 1 by 3, assuming that the outer racing is fixed and inner racing is revolving. So which of the option is to be correct over here? It is correct over here is to be C. देखो बॉल बेयरिंग के लिए हमें पता है n की वैल्यू 3 होती है, BB के लिए ये तो पता ही था। नाउ A और C में से एक होता है। इसमें देखना क्या था कि भैया फिक्स किसको करता है। ये बताओ बाहर वाला फिक्स हो जाएगा तो आपका जो है अंदर वाले से वो लोगे ना आप, ठीक है। तो यहाँ पे बाय आउटर रेस को फिक्स रखते हैं, इनर जो है आपका रिवॉल्विंग फेज में रहता है। नाउ मूविंग अहेड और हियर फ्लाई व्हील का क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। बोल रहा है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा ई ऑफ एन इंजन इज 300 जूल and minimum and maximum shaft speed are omega minimum 220 radian per second, omega max 280 radian per second respectively. Assume that the torque time function is purely harmonic to achieve a coefficient of fluctuation 0.05. The moment of inertia of the flywheel is mounted on the engine shaft is 0.113, 0.096, 0.071, 0.053. Which option is to be correct over here? अगर आपको जो है फ्लाई व्हील का फॉर्मूला ही लगाना है, चेंज ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर सी एस पता है, ठीक है। पुट द वैल्यू, तो ओवर हियर आई 300 जूल, आई निकालना है, ओमेगा ओमेगा क्या हो जाएगा आपका मैक्स प्लस मिनिमम बाई 2, मैक्सिमम 220 एंड 280 का एवरेज होगा। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड सी एस, तो यहाँ डायरेक्टली दिया हुआ है 0.05, परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, तो आई यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा डियर 0.096 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सच इजी टाइप क्वेश्चन, ये भी आपके लिए एकत्रित किए जाते हैं। दरबार में हमेशा टफ क्वेश्चन ही नहीं आते हैं, है ना। इंटरनेशनल लेवल का हुआ तो क्या हुआ, कुछ जो है आपको सहायता प्रदान करने के लिए भी होते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। A ram in the form of rectangular body of size length L is equal to 9 meter and width 2 meter is suspended by two parallel loops of length 7 meter. Assuming the center of mass body is at geometric center पे जो है इसका COM लाई कर रहा है। G की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं तो हम अमूमन 10 ले लेते हैं। Striking the object P with a horizontal velocity of 5 meter per second. Angle theta vertically from which the ram should be released from the rest. थीटा एंगल पूछ रहा है जो कि इस पे अप्लाई होगा, तो ये टफनेस इसकी यहीं से बढ़ गई कि एंगल पूछा। आज तक जो है ना आपको डिस्प्लेसमेंट ही पूछता है, एक रैम से रॉड लटक रही है ना, ऑन दैट पर्टिकुलर रोड। तो अगर मैं रॉड का नोटेशंस राइट डाउन कर देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए,
डिस्प्लेसमेंट भी तो होगा ना, इतना आपका ये डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे एडी आपका जो है नॉर्मली देखता हूँ 7 दिया हुआ है, तो एडी इन टर्म्स ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ थीटा। एंड आपका डिफरेंस ओवर दी एच क्या होगा, जो आपका रैम रॉड में चेंज, तो ये होगा आपका एच इज इक्वल टू ए बी माइनस ए डी। ए बी जो है आपका 7 माइनस 7 कोसाइन ऑफ थीटा। अब आप यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। एनर्जी कंजर्वेशन पोटेंशियल is equal to total kinetic energy. So here mgh is equal to half of mv square. Mass component है ही नहीं, 9.81 displacement of h 7 into 1 minus cosine of theta half into v की वैल्यू 5 का स्क्वायर गिवन है ना, वही डाटा यूज किए हुए हैं। तो डायरेक्टली आप यहाँ से गेट कैलसिस निकाल लोगे 35.1 डिग्री। कुछ नहीं, जियोमेट्री का यूज एंड यूटिलाइजेशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रैम रोड किसका आना, चार्ली इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस। Moving ahead for the next one, a linear spring dashboard system with a mass of 2 kg is set in motion with a viscous damping. Natural frequency is 15 Hz. Amplitude of two successive cycles measured is 7.75 and 7.2 millimeter. Coefficient of viscous damping is 4.41, 7.51, 2.52 and 6.11, which is 21. तो यहाँ देखेगा आपको C कैलकुलेट करना है, मास kg दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 15 हर्ट्ज, ओमेगा एन क्या होता है पाई एफ एन, 2 पाई टाइम्स ऑफ पाई 30 पाई रेडियन पर सेकेंड। एक्स एन कितना है आपका 7.75 एंड एक्स एन प्लस 1 7.2, so the decrement ratio 7.75 over the 7.20, it is to be 1.07638. The value is equal to log of xn by xn plus 1, which is log of 1.07638. Del is equal to 0.0736। ये फर्स्ट वाला आपका डिक्रीमेंट रेशियो बस निकला है। नाउ अब ये इक्वल होता है 2 पाई जीटा अपॉन रूट ओवर 1 माइनस जीटा स्क्वायर के। तो यहाँ से हमें ब्यूटीफुल सा सॉल्व करेंगे, जीटा की वैल्यू दे देगा डैम्पिंग फैक्टर की 0.000117। ओके, और ये किसके इक्वल होता है हमें पता है, 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू सी बाई एम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, 2 इंटू 0.0117 30 पाई सी, एम है मास 2 kg। तो यहाँ से सी कैलकुलेट करके आपका 4.41 न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड प्राप्त हो। अल्फा इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following failure theories is most conservative design approach against a fatigue failure? Single line question. Soderbergh, modified, Gerber and yield line। आप ही बता दो सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्मूला यूज किए हो आप। सोडरबर्ग भाई यूज उसी लिए होती है क्योंकि आपका जो है मच मोर सेटिस्फैक्ट्री एंड कंजर्वेटिव रिजल्ट देती है।
So it's option number A, alpha is your right choice for this. Now, moving ahead for the next question. Rigid massless tetrahedron is placed such a vertex O is at origin and the other three vertices A, B, C coordinate axis as shown in figure. अच्छा, body is acted on by 3-point loads. Which one of A along x-axis and another point B y-axis for the body is to be in equilibrium? The third point load acting on O must be in along the z-axis, xy plane, yz and zx plane. बताइए, ये भी क्वेश्चन वाला है, xy प्लेन के along हो तो एक्सिस की बात ही कर दिए थे ना आपने सर जी, तो और कोई कैसे हो सकता है. Now moving ahead for the next question. The phase present in perlite is आयरन कार्बन को तो भूल ही नहीं सकते हो, नींव का पत्थर है. ऑस्टेनाइट एंड फेराइट, सीमेंटाइट एंड ऑस्टेनाइट, फेराइट एंड सीमेंटाइट एंड मार्टेनसाइट एंड फेराइट. तो ये बहुत ही सिंपल है, आपका कॉम्बिनेशन बनता है परलाइट. अगर मैं बात करूं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ Fe3C अल्फा प्लस Fe3C. क्या होता है, अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट का कॉम्बिनेशन होता है परलाइट. Charlie's Angel is your right choice for this. Now, head for the next one. Here, single one-liner question. The airing phenomena in metal forming is associated with deep drawing, rolling, extrusion and forging. तो कौन सी प्रोसेस में होता है ये आपका होता है डिफेक्ट मेटल फॉर्मिंग में. इट इज द प्रोसेस ऑफ डीप ड्राइंग. Now, grinding wheel used to provide a surface finish. कौन सा जो है आपका सरफेस फिनिश के लिए यूज करते हो आप? A36LV, 5V, 54L5V, 60L5V, A80L5V. तो यहाँ पे बेस्ट सरफेस फिनिश इट्स अ डी. क्यों डी? चलो डिस्क्राइब कर देते हैं. A एज ए एब्रेसिव, A stands for aluminium oxide Al2O3. देन 80 जो है आपका ग्रेन साइज होता है, जो कि आपका फाइन के लिए 70 टू 180 की लिमिट होती है. एंड देन आफ्टर दैट ग्रेड यहाँ पे मीडियम है. देन 5 जो है स्ट्रक्चर की बात कर रहा है. ओपन और डेंस दो होते हैं, तो ये डेंस के अंतर्गत है आपका 1 to 8 के बीच में. और वी बॉन्ड है आपका विट्रीफाइड. So justifiable for the surface finish among them is to be here D as in Delhi. Now there is to be 31. Allowance provided on the pattern for easy withdrawal of sand mold. Fishing allowance, shrinkage, distortion and shake allowance. बताओ, पढ़ने लिखने की जरूरत है ऐसा क्वेश्चन? आप डायरेक्टली शेकिंग कर लो. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका विड्रॉल निकालना है सामान को. Now next question. Most suitable electrode material used for joining low alloy steel using GMOR gas metal arc welding processes. Copper, cadmium, low alloy steel and tungsten. Easy peasy. C. GMOR GTO तो हम पढ़ते ही हैं, तो यहाँ पे सुटेबल मटेरियल लो एलॉय स्टील के लिए हम यूज़ करते हैं. भैया हल्के मटेरियल के लिए क्या ही यूज़ करेंगे जब तक एलॉय वगैरह का यूज़ नहीं होगा, यूटिलाइज नहीं होगा. So it's a C is a your right option for this. Now moving ahead for the next one.
The preparatory function is CNC. Computer Numeric Control Machine Program is denoted by alphabet G कोड, M कोड, P, O। तो हम तो ये जानते हैं G कोड्स और M कोड्स के बारे में पढ़ते हैं। जी कोड जो ऑपरेशंस करते हैं, M कोड मिसलेनियस ऑपरेशन। यहाँ पे प्रिपरेटरी फंक्शन मतलब एग्जीक्यूशन का पार्ट, वो तो हमेशा आपके जी कोड ही निर्मित करेंगे। डन। कौन करेंगे? जी कोड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टू set a job UVWXYZ arrive at a time t is equal to 0 to a production line consisting of two workstation in series. Each job processed by a two workstation in sequence, first followed by second process time in for the job each workstation UVWXYZ। तो आपको जो है टोटल मेक स्पेंड टाइम मिनिमाइज सीरीज लिखनी है, सीक्वेंस लिखनी है, किस तरह से आपका होगा। ओके, देखो जॉनसन रूल लगाओ, खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 3 6, ठीक है। स्टार्टिंग आपका जो है सबसे छोटा अंक कौन सा है? 3, फर्स्ट वाला स्टार्टिंग में होगा। फिर 3 के बाद 4 है क्या? 4 यू, तो लास्ट होगा। फिर 5 5 5 5 यहाँ है पीछे से हो। 6 दो जगह 6, 3 में 6 ये तो हो चुका है। 7 में 6, इट्स यहाँ 4 के साथ 5 है और यहाँ 4 के साथ 8 है। ये यहाँ पे W के साथ X आएगा, देन आएगा, Z आएगा, Y आएगा, U आएगा। करेक्ट सीक्वेंस इज डन डन डन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 35 करेंगे, रिमेनिंग जो है आपके क्वेश्चन आपके नेक्स्ट सेशन जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है अ क्यूइंग सिस्टम हैज अ वन सिंगल सर्वर वर्कस्टेशन that admits an infinitely long queue. Rate of arrival of job to queuing system follows the Poisson distribution with mean of 5 jobs per hour. Service time of the server is exponentially distributed with a mean of 6 minutes in steady state operation of the queuing system. Probability that server is not busy at point time is 0.217, 0.5 and 0.83। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू 5 जॉब्स पर आर, lambda 5 per hour, mu, so here 60 by 6, 10 per hour। तो आपका रो की वैल्यू lambda by mu is to be 5 by 6, बट यहाँ पे आपको बोल रहा है प्रोबेबिलिटी, बोल रहा है आपको क्यूइंग थ्योरी सर्वर इज नॉट बिजी, मतलब कि नॉट बिजी मतलब आपका आइडियल हो, सो 1 माइनस रो के बराबर होगा। It is 1 minus 0.5 is equal to 0.5। ऑप्शन सी इज योर राइट चॉइस। डील डन। चलिए, आपका सेशन इतना ही रखते हैं साथियों। आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है वीएम क्लासेस को, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनेट्रेट करना है। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए, यही ईश्वर से कामना है। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।